एक तो आप ये बताएँ कि जब जापान जाते हैं सुभाष बाबू और उसके बाद जो उनको मोहन सिंह के द्वारा तैयार की हुई, रास बिहारी बोस के द्वारा तैयार की हुई जो फ़ौज मिलती है, उसमें जो स्टॉक था, जो फ़ौजी थे, उनकी भाषा क्या थी? सर ये सवाल बड़ा अच्छा है और थोड़ा-सा हल्का-सा एक लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोग 2022 में बात कर रहे हैं। सर अनुज, हमारा बिफोर यू देश आंसर, जस्ट जस्ट वन पॉइंट, मैं सर ये मैं पॉइंट बता देता हूँ। बिफोर Subhash came in and took over the INA, or built the INA properly, before the INA was created, official language of communication in the Indian Army was English. उसको चेंज करके हिंदुस्तानी बनाया गया और उस हिंदुस्तानी पे सारे सोल्जर्स को ट्रेनिंग दिए गए। तो उस आर्मी में साउथ इंडियंस भी थे, नॉर्थ इंडियंस भी थे, ईस्ट इंडियंस भी थे। कहीं पे आज तक एक पर्ची कहीं तक नहीं मिला है किसी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सॉरी, कैरी। मैं वही एक जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो लोगों को खासकर जो यंग ऑडियंस समझाना जरूरी है कि आज हम 2022 में बातचीत कर रहे हैं। पिछले 10 साल पहले कितना समय बदल चुका है। कुछ क्रिटिज्म यहाँ पे इस तरह का है, मतलब अगर आप उसको मैं मेटाफोरिकली बोलूं कि संजय सर आप तो बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हो, ये आपने 10 साल पहले क्यों नहीं शुरू किए? 10 साल पहले क्योंकि भैया यूट्यूब नहीं था ना, फीलिंग्स थी, नॉलेज थी, सब कुछ था, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं हुए। तो एक एक बात समझिए कि समय बदलता है, आपको समय और परिस्थिति के हिसाब से कार्य करने होते हैं। दूसरा ये कि जब आप लाइफ में कोई बड़ा काम करते हैं, खासकर किसी देश के नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करते हैं, तो यू हैव टू डील विद ऑल काइंड ऑफ पीपल, ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस। डीलिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं उसको फील कर रहा हूँ, बिलीव कर रहा हूँ, अलग कहानी है, लेकिन आपको डील करना पड़ेगा। कल को अगर आप हमारा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, उसका मतलब ये कि हम गल्फ कंट्री से बातचीत नहीं करेंगे क्या? क्या आज हमारे देश के संबंध अच्छे नहीं है गल्फ में कंट्री के साथ में? हमारे सऊदी से रिलेशनशिप अच्छा है हमारा, क्योंकि इमरान खान ने बदतमीजी की है सऊदी के राजा के साथ में, मोदी जी ने बहुत अच्छा डील किया उसको। तो एक तो ये थोड़ी मेच्योरिटी दिखाएं कि साहब ये ऐसा नहीं होता, दुनिया में रहना है तो डील करना है, चाहे हम लोग कैसा मर्जी बने, लेकिन आपको डील करना पड़ेगा, आपके नेबर्स हैं, आपके आसपास लोग हैं। दूसरा ये सुभाष बोस के बारे में जिस तरह से ये बातें की जाती हैं कि साहब सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए आर्मी खड़ी कर दी, आप उसका मुकाबला कर रहे हैं भारत की आर्मी के साथ में कि साहब यहाँ ऐसे होता है, वहां वो उसने नहीं कर। पहली बात आप ये समझें, सुभाष बोस के पास में समय कितना था? बिफोर यू इवन थिंक ऑफ, सोचें उससे पहले ये दिमाग लगाओ कि भैया उसके पास में टाइम कितना था। उसके पास में 6 महीने थे आईएनए को ट्रेन करने के लिए। पूरी उनकी 43 में वो पहुंचते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, 45 में उनकी मौत हो जाती है। उस आदमी को सिर्फ 2 साल का टाइम था उसके पास में और 6 महीने ट्रेनिंग की है। अब वो 6 महीने में क्या करेगा? उनके पास जितने सोल्जर्स आए थे वो सारे के सारे मोस्टली पंजाब रेजिमेंट के थे। पंजाब में लिंगा फ्रंका उस टाइम उर्दू थी। मेरे पास में 6 महीने का टाइम है। मेरे देश का 1940, 45, 42, 47 में भारत का नेशनल इंटरेस्ट क्या था उस जमाने के भारत का? 1940 का भारत 1946 के भारत से बहुत अलग था। 1940 में भारत का नेशनल इंटरेस्ट सिर्फ एक था कि किसी भी तरीके से पहले ये बेताल जो हमारे पीछे बैठा, ये अंग्रेज, इसको यहां से निकालो टू बिकम फ्री। दैट इज अ मेन नेशनल इंटरेस्ट। बाकी उसके बाद सारी बातें पीछे हो जाती है। कोई ऐसी घटनाएं, एक हमारी जो संजय सर, आप जो बातें बहुत आपके जो आपके व्याख्यान होते हैं, कुछ हमारी एक कलेक्टिव फेलियर्स भी हैं कि हम लोग शायद कुछ बातों को समझ नहीं पाए, लेकिन वो कलेक्टिव फेलियर सब पूरे देश की हैं, उसमें एक आदमी को ब्लेम देना गलत बात है। शायद हमको समझ में नहीं आए कि सब हम लोगों को मोहम्मद बिन कासिम के अटैक के बाद से हम लोगों ने शायद चीज़ों को नहीं समझा ढंग से। तो वो एक कलेक्टिव फेलियर है, उसमें किसी एक इंडिविजुअल का नाम मिला कि साहब इसने नहीं किया, क्योंकि मुझे मैं सवाल पूछ सकता हूँ कि आप जिनको मानते हैं वो क्या कर रहे थे सन 42 के अंदर? उन्होंने क्या वो तुर्रम खान थे, उन्होंने कितने तीन उन्होंने झंडे गाड़ दिए। आप जो 40, 50, 60 साल बाद बड़ी बड़ी बातें मार रहे हो बैठ के अमेरिका से, आप जिनको जो आपके श्रद्धे हैं वो 40, 42 में क्या कर रहे थे, पहले आप मुझे ये बताइए। मुझे फिर वही शर्म वाली बात होती है कि हम देखिए, स्नैप जजमेंट देना ठीक नहीं है। जैसे लोग सावरकर जी के बारे में बोलते हैं कि साहब उन्होंने माफी मांगे, भाई माफी नहीं मांगा, आप पूरे सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन को समझिए पहले एक बार। उसी तरीके से नेताजी का समझिए कि सर्कमस्टेंसेस क्या थे, किस समय में ऑपरेट कर रहे थे। उनके पास में सिर्फ 6 महीने का टाइम था। उनके पास में पंजाब रेजिमेंट थी, उसमें 50% से ज्यादा लोग मुसलमान थे। उर्दू वहां पे लिंगा फ्रैंका थी इवन हिंदूज की, क्योंकि पंजाब में उर्दू पढ़ाई जाती थी। उसके अलावा जो उनको सिस्टम वहां पे मिला है, उनको साउथ जो पूरा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का या जितने सपोर्टर्स, वो सारा कांग्रेस का बना हुआ सिस्टम था वहां पे। और फिर वो विदेश में बैठे हैं, विदेश में जाकर अगर मेरी कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो, मैं विदेश में जाकर के शायद एक कोशिश करूंगी कि सब लोग इकट्ठे मिलकर के रहें।
वो उनकी इंडियन नेशनल आर्मी उनकी यहाँ नहीं बनी थी, उनकी यहाँ पे कोई झारखंड में जाकर के एक दूसरे देश में, और आपको पता ही नहीं कि भारत की हालत क्या थी उस जमाने के अंदर। एक गरीब देश, इंडिपेंडेंस आपकी है नहीं, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें सारी वर्ल्ड के प्रेस में खुल्लम खुला लोग आपको गाली गलौज किया करते थे। उस समय में वो आदमी वहां जा रहा है, इज्जत से वो खड़ा हो रहा है जर्मनी में, टॉप ब्रास से बातचीत कर रहा है। तो उसका उसका जो भारत का जो नेशनल इंटरेस्ट था वो यही डिमांड करता था कि पहले लोग एक हो जाएं और एक होकर के पहले हमारे यहाँ से अंग्रेजों को बाहर निकालें। वो पूरा उनका मोमेंटम था। ऊपर से जैसे उर्दू की जो बात बोली जाती है कि साहब नेताजी ने उर्दू प्रमोट करी, उर्दू उन्होंने प्रमोट नहीं करी, उर्दू वहां थी, उनको बदलने का उनके पास में कोई समय टाइम नहीं था। मुश्किल से 6 महीने की ट्रेनिंग हुई है। मैं उस पर काउंटर सवाल पूछूं फिर आप, आज हमारी राष्ट्रभक्तों की सरकार है, 6 साल हो गए, ये कहते थे कि साहब मैं भी चौकीदार नाम का इन्होंने वो लगाया था कैंपेन। सर ये मैं भी चौकीदार हिंदी है क्या? मैं भी चौकीदार हिंदी शब्द है क्या? जमानत पे रिहा हो गए, आपको शर्म नहीं आती है? 75 साल बाद, आजादी के बाद ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो फौज में, अभी भी पुलिस में। अपने कोठारी ब्रदर्स जो कार सेवा के लिए गए थे, उसके लिए सर आप सुन के हंसेंगे आप तो। कोठारी ब्रदर्स जो अयोध्या में गए थे, उनके लिए लिखा जाता है कि साहब वो शहीद हो गए वहां जाकर के अयोध्या में राम टेम्पल के लिए। अरे राम टेम्पल के लिए कोई शहीद होता है क्या? आपको मालूम है शहीद का मतलब क्या होता है? अभी अभी आपके देश में दिल्ली के पास में गाजियाबाद नाम की जगह बनी हुई है, हमारी राष्ट्रभक्तों की सरकार है दोनों स्टेट में, आपने नाम चेंज कर दिया। आपको मालूम नहीं गाजी का मतलब क्या होता है? ये बोलना बड़ा आसान है यार। 400 500 800 साल से इस देश में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ इसमें वो हुआ है। ये भाषाएं, लैंग्वेज एक दिन में नहीं चेंज होती हैं। जो काम आप 8-10 साल में नहीं कर पाए हैं, अभी भी मेरा प्रधानमंत्री शहीद वर्ड यूज करता है कि कश्मीर में लोग शहीद हो गए। आप उम्मीद कर रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस 6 महीने की ट्रेनिंग में, वो भी आजादी हमारे को मिली नहीं है, 55% मुसलमान है उसकी फौज के अंदर, वो उनको उर्दू सिखाएगा कि वहां पे लड़ाई लड़वाएगा उनको वहां पे रख करके? तो ये बेहुदा किस्म की बात है, जिनको दिल्ली की समझ नहीं है कि सर्कमस्टेंसेस टाइम क्या थे। आज बैठ के आप 2021-22 में उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। अल्टरनेट भाषा क्या होता? अल्टरनेटिव अगर क्या था? हिंदुस्तानी नहीं होता तो क्या होता? क्या हो सकता था? मैं पूछ रहा हूँ इससे ना कि ज्यादा लैंग्वेज। कौन तुर्रम खान थे उनके, बताओ तुम्हारे कौन आइडियल थे। मैं तुम्हारी पैंट उतारता हूँ उसके बाद में। किसी की हिम्मत नहीं थी वहां पे खड़े होकर बात कर ले। हिटलर छोड़िए, इनकी औकात जिनके ये बात कर रहे हैं, जो इनके बड़े सपोर्टर थे, हिटलर छोड़िए, किसी जर्मन फॉरेन ऑफिस के गार्ड से बात करने की इनकी औकात इन लोगों की नहीं थी। वो आदमी वहां जाके हिटलर से डील करके आया। ही डेल्ट विद मुसोलिनी, ही डेल्ट विद प्राइम मिनिस्टर तोजो। अबे जिंदगी में तुमने कभी किसी गार्ड से बात तुमने नहीं करी होगी उस जमाने में। तुम्हारे जिनकी तुम बड़ी बातें करो, यहाँ बैठ के छोटे छोटे डब्बे खोल के बैठ गए छोटे इलाकों में, और तुम्हारी इतनी हिम्मत सुभाष बोस के बारे में ऐसी बकवास कर रहे हो। कुछ थोड़ी अकल लगाओ, कुछ हैव सेंस ऑफ प्रोपोर्शन कि वो आदमी किस लेवल पे काम कर रहा था, किस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। पता है हिटलर किसका नाम था? हिमलर क्या क्या, जाइए गूगल सर्च कीजिए, हिमलर के साथ कैसे बात की जाती, कैसे उसने करी है। और तुम्हारे अपने बंदों के नाम निकालो, मैं दिखाता हूं तुमने, उन्होंने तीर गाड़े थे उठा करके, यहां बैठ के छोटी छोटी मीटिंगें कर ली 10 आदमी की, वहां बैठ के गाली गलौज कर लिया, अपने आप को मुकाबला कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के स्टेट्समैन से, जो जाके इतनी बड़ी कंट्री में, एडवांस कंट्रीज में, वर्ल्ड की सुपर पावर से जाकर के जो है बातचीत कर रहा है, भारत के इंटरेस्ट में काम कर रहा है। सर संजय सर, इतनी खुशी होती है जब उसके मिनट्स मैंने देखे नेताजी के, जो उन्होंने बातचीत करी है अपने हिटलर के साथ में। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, द वे ही बिहेव्ड। हमारी हालत क्या थी हमारी कंट्री की उस जमाने में? कुछ बताएं इसके बारे में। सर उन्होंने बड़ी तमीज से उससे उन्होंने बातचीत करी कि आप मुझे कि आपने अपनी मान काम्फ में आपने ये लिखा है, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैंने आपके बारे में इसलिए लिखा था क्योंकि आपकी टेंडेंसी आप लोगों की खराब थी। बहुत उस तरीके से उसको डील किया, उससे पूछा कि हमें हेल्प चाहिए, फिर उसने यही बोला कि भाई मैं आपको ये हेल्प दूंगा नहीं दूंगा, बट द वे सुभाष बोस डेल्ट विद हिम एब्सोल्युटली अस्टाउंडिंग। आई एम श्योर कि अभी प्रधानमंत्री ऐसे डील नहीं कर पाएंगे, जबकि हम इतनी पावर, हम ताकतवर बन चुके हैं। जापान में जाते हैं ये देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जो बड़े 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 साहब लोग बैठे, हमारी एयरफोर्स में कितनी, हमारे अभी जहाज कितने, हमारे 700-800, ठीक है जी। तो उसमें से पता नहीं 100-150 जहाज उड़ते नहीं है, क्योंकि उनके नट बोल्ट इनके निकल जाते हैं ऊपर जाकर के। आपको एक आइडिया दे रहा हूं सेंस ऑफ प्रोपोर्शन में, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ थी 42,000 जहाज। आप शक्ल पहले शीशे में देखिए अपनी, और फिर बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मतलब क्या था। आपके देश 10 दिन की लड़ाई लड़ने के लायक नहीं है किसी कंट्री के साथ में। और ये वो वर्ल्ड पावर्स थी, जापान, जो सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे थे ये लोग पहले उस जमाने में, जो आप हम बना रहे हैं आप जाकर के। ये लोग हजारों में इनके जहाज हुआ करते थे, इतनी बड़ी पावर थी इन लोगों की। जितने हमारी पूरी आर्मी में टैंक हैं, उतने तो दो उनके पता नहीं छोटे छोटे उनके प्लांट उनके हुआ करते थे। तो ये वर्ल्ड पावर्स थी उस जमाने की। ये लोग हिटलर के साथ में जो लोग थे, उन्होंने 5-6 कंट्री को रगड़ दिया था उन्होंने। उन जैसे लोगों के पास में जाना, उस कंट्री से जो कंट्री गुलाम है, जिसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है सोसाइटी के अंदर,
वहां जाके उनको डील करना कॉन्फिडेंटली, उनसे अपना काम करवाना, क्योंकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट, हमारा उस टाइम यही था कि पहले हम देश में आजाद हो। कुछ ऐसे प्रॉब्लम मैं एग्री कर रहा हूँ कि देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू आवर सिविलाइजेशन प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम उस टाइम पे वैसे सरफेस नहीं हुई थी और उनको डील करने का टाइम नहीं था, वो सब वो हम And he आज made डील it कर रहे clear. हैं। वो बार बार बोले कि ये प्रॉब्लम जो होगा, हमें पहले आजादी मिले, उसके बाद हम डील करेंगे इसके इसके बात साथ। करेंगे। He never denied the problems. He never मतलब ये तो denied the वही problems. ये तो वही वाली बात हुई ना कि आज मैं बोलूं कि साहब आप बीजेपी वाले क्रिटिसाइज कर रहे हैं ममता बनर्जी को, तो भैया तुम तो ममता बनर्जी के साथ तुम्हारा टाइप नहीं था अटल जी के टाइम पे, वो क्या था? नहीं नहीं नहीं, वो उस टाइम पे तो सर्कमस्टेंसेस और थी, तो बस वही तो बोल रहा हूँ ना कि सर्कमस्टेंसेस और टाइम को देख के बातें करो भैया। और अगर नहीं है तो तुम्हारा तुम्हारा जो गुरु था, जो भी तुम्हारा लीडर था, तुम उस तुरम खां का नाम दे दो, हम उसकी फिर बताते हैं कि उसने कितने बड़े तीर तीर, उनकी औकात, किसी की भी औकात, जर्मन फॉरेन ऑफिस के किसी गार्ड से बात करने के औकात उनकी नहीं थी इन लोगों की। वो आदमी हमारा सुभाष बोस जाकर के उनके टॉप ब्रास से डील करके आया और हमारे फेवर में डील करके आया, तो उसको हाँ, कुछ और इसमें एक बात सेंस और ऑफ बार-बार प्रोपोर्शन। कही जाती है, मैं इंटरप्ट करूँगा आपको इसमें कि किस साहब की वो उन्होंने हिटलर से डील किया और हिटलर के साथ फ़ोटो दिखा-दिखा के ख़ास तौर से ये जो पश्चिम वाले हैं वो कहते हैं कि साहब कि वो तो नाज़ी समर्थक थे। तो मैं देख रहा हूँ बड़ी रुचि के साथ में कि हिटलर के और किनके-किनके साथ फ़ोटो थे वो ट्विटर बता रहा है, ट्विटर पे लोग बिल्कुल। बता रहे हैं। चेम्बरलेन के साथ फ़ोटो दिखा रहे हैं उसका, पोप के साथ फ़ोटो दिखा रहे हैं। और वो अमीन अल हुसैनी के साथ उसका फ़ोटो दिख रहा है साफ-साफ। तो ये सारे के सारे जबकि ये पूरा का पूरा जो नाज़ी होलोकॉस्ट है, जो जूइश होलोकॉस्ट है, उस होलोकॉस्ट के जो प्रमुख रचयिता थे वो था चर्च और इस्लामिस्ट। हज अमीन अल हुसैनी तो वहीं रह के वो प्लानिंग किया करता था साथ में। ये तो पूरा का पूरा हिस्ट्री में दिया हुआ है, लेकिन उनके बारे में कोई वेस्ट में बात नहीं करता। बिल्कुल। और और स्वस्तिक के ये बारे नहीं में बात बताते कर हैं कि लेते हैं करते हैं, वो उन्होंने पूरा का पूरा स्वस्तिक के ऊपर ढोल दिया, जबकि सबको पता चल गया है कि स्वस्तिक नहीं था, वो हाकिन क्रॉस था। तो इसलिए प्रोपेगेंडा अलग चीज़ है और सर, एक एक चीज, एक मजेदार एक एनेक्डोट बताता हूँ। ये सब फैसिस्ट वगैरह गाली देते हैं, कुछ भी डिसएग्रीमेंट हो जाता है, बोल देते हैं ये फैसिस्ट है। तो ये फैसिस्ट का जो ओरिजिन है, मुसोलिनी, मुसोलिनी हुआ करते थे एक जर्नलिस्ट। मुसोलिनी को मुसोलिनी किसने बनाया, ये भूल जाते हैं बहुत कन्वीनियंटली। मुसोलिनी को ऊपर उठा के लाया किसने? MI6 ने। MI6 ने उसको वीकली स्टाइपेंड देके, उस टाइम पे जो फॉरेन मिनिस्टर थे, ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर थे, वो मुसोलिनी को वीकली स्टाइपेंड भेजते थे। उनके मदद से मुसोलिनी पॉलिटिकली ऊपर उठ के आए। तो ये बात नहीं बताएंगे, पर सुभाष जाके मुसोलिनी से मिल लिया, ये बहुत बड़ी गलती हो गई। तो आप बात किसकी कर रहे हैं? वो करे तो ठीक है, मतलब तुम्हारा प्यार प्यार, मेरा प्यार। नहीं सर वो तो अभी मैं आपसे ये नहीं पूछता हूँ, अभी क्योंकि तो हम अपनी इंटरनेशनल बात करते हैं हम लोग, मैं मेरा तो इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म। पॉलिटिक्स में तो सभी सभी से मिलते हैं। सर सभी मिलते हैं, मैं तो अपना एग्जांपल दूंगा, मैं तो अभी बाहर की इट इज अ मुझे क्वेश्चन लगता है ऑफ कि नेशनल इंटरेस्ट, फर्स्ट नेशनल इंटरेस्ट, जो सुभाष बोस ने 1938-39 में बहुत साफ वर्ड में बोला था। मैं बार बार बोलता हूं कि इंडिया मस्ट थिंक ऑफ आवर ओन इंटरेस्ट। उसी को तो इंडिया फर्स्ट का मंत्र बना के मोदी जी ने 2014 में इलेक्शन जीते, इंडिया फर्स्ट। तो वो तो सुभाष बोस 39 से बोल रहे हैं, वो बात समझ में नहीं आ रहा है। सर मैं एक सवाल पूछता हूँ, अभी दुनिया का सबसे खतरनाक डिक्टेटर कौन है? आपका नॉर्थ कोरिया का जो है डिक्टेटर, वो है ना? हुँ। हमारी एम्बेसी क्यों खुली है वहां पे प्योंगयांग के अंदर? हम तो बड़े डेमोक्रेसी के बड़े फेवर, हम तो सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी के प्रेमी तुम्हारे दिल्ली में बैठे हुए। फिर वो क्या चीज है? अमेरिका वो में और बर्मा के साथ पाकिस्तान डील में नहीं क्या करते हैं। अमेरिका में और पाकिस्तान में क्या कॉमन वैल्यूज है? सारे पाकिस्तानी गाली देते हैं अमेरिकन को, खुल्लम खुल्ला देते हैं ट्विटर पे आकर के। दे डोंट लाइक अमेरिकन कंप्लीटली। बिन लादेन कहाँ मिला था? पाकिस्तान में मिला था। व्हाई अमेरिकन आर स्टिल हैविंग एन एम्बेसी देयर? बिकॉज यू हैव टू डील विद द प्रॉब्लम्स, यू कांट रन अवे। इन लोग सऊदी में अमेरिका में क्या कॉमन वैल्यूज है? सऊदी अरेबिया के अंदर, चलो अब तो क्या सऊदी में कुछ चेंजेस थोड़ा से आ रहे हैं, लेकिन क्या कॉमन वैल्यूज थी? ये जिनको बोल रहे हैं और इनको खुद मालूम था, ये जो होलोकॉस्ट की बात कर रहे हैं, दे वर ऑल अवेयर। इन्होंने कुछ नहीं किया इन लोगों ने। लड़ाई के बाद में उन्होंने, और ये सब दूसरी बहुत ये कि वॉर क्राइम्स भी एक बहुत अपने पे बड़ा बड़ा पेचीदा मुद्दा है, जिसपे एक अलग से काम बात करना पड़ेगा। जहां जहां फौज गई है वहां वॉर क्राइम्स हुए हैं, चाहे वो उनकी हो चाहे उनकी हो, चाहे इवन हमारी भी क्यों ना हो।
ऐसी बात है कि जो पकड़ा जाता है उसको आप उसके मत्थे मर देते हो, जो पकड़ा नहीं गया उसके बारे में वो हीरो बन जाते हैं। अब जैसे वो बात निकल के आती कि साहब जापानियों के पीछे, जैसे हमारे सारे हिंदुस्तानी जापानियों के पीछे पड़ जाते हैं, उनको ये शर्म नहीं आती कि अंग्रेजों के तुम पैर चाट रहे हो, कम से कम साले कम से कम हिस्ट्री तो पढ़ लो। आज बैठ के तुम जो व्यू इम्प्लीफाई कर रहे हो यूरोप अमेरिका के, तुम्हारा सिटीजनशिप अमेरिकन है कि इंडियन है तुम्हारी। मुझे 1940-42 में मेरा देश का इंटरेस्ट क्या था? भारत को आजाद करवाना कि विश्व शांति लेके आना, जो गांधी जी बोल रहे थे। मेरा इंटरेस्ट था कंट्री को आजाद करवाना, और मेरा कंट्री का इंटरेस्ट ये है कि मेरे यहाँ पे लाखों लोगों को मारा गया, हमारे यहाँ पुलिस थानों में टॉर्चर होते थे, हमारे यहाँ आईबी के लोगों को मारा करते थे, हमारे यहाँ गोलियां चली। मेरे को उसकी टेंशन पहले होगी, मैं उसके बाद में टेंशन करूंगा अपने वो वट एवर हैपेंड इन होलोकॉस्ट। मुझे बहुत तकलीफ है, मैं ह्यूमन बीइंग को, मैं आई एम प्रो इजराइल, आई एम प्रो जूइश, आई एम आल्सो प्रो वेस्ट, बट आई एम प्रो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इंडियन। मैं पहले यहाँ की चिंता करूंगा कि हमारे देश में, जब हम सर जहाज में जाते हैं ना, तो वो जहाज के अंदर भी वो एक, वो जब वो बोलते हैं ना कि अगर आपका जहाज में ऊपर से वो एयर बैग गिर जाएंगे, अगर मान लीजिए ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो पहली एडवाइस होती है कि पहले आपने अपने मुंह पे लगाना है, फिर दूसरे को देना है, चाहे तुम्हारा खुद का बच्चा भी क्यों ना हो। पहले मैं अपनी मदद करूंगा, फिर मैं दुनिया की मदद करूंगा। लेकिन हमारे सिस्टम ही कुछ और, कि अपने खाने को पेट में रोटी होना हो, लेकिन विश्व शांति लेकर हिंदुस्तानी पहले लेकर के आएंगे, जो गांधी जी का मंत्र था, जो अभी हम फॉलो कर रहे हो। तो ये बेहुदा किस्म की बातें हैं। जापानी पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि साहब वो तो उन्होंने तो वहां पे कंफर्ट वुमन रखी थी। तो तुम्हारे चेकलेस सिस्टम क्या था भैया दिल्ली के हमारे कंटोनमेंट के अंदर? आपको लगता है कि आपके मेडिकल टेस्ट इन्होंने नहीं किए क्या हमारे पे? व्हाट इज रावलपिंडी एक्सपेरिमेंट? आपको मैं बताऊं, जेलों में आपके लाहौर फोर्ट में या दिल्ली में कैसे डंडे लोगों को मारे, कहां कहां घुसरते थे डंडे उठा करके ये लोग। जेपी को 21 दिन उन्होंने सुनने दिया इन लोगों ने। तो जो बात, ये जो बेहुदा बात है कि ये मत समझें कि वॉर क्राइम सिर्फ यूरोप में हुए थे, वॉर क्राइम्स यहाँ पे भी हुए थे भारत के अंदर। आजाद हिंद फौज के लोगों को मारा गया था इंडिपेंडेंस के बाद में, उड़ा दिए गए बहुत सारे लोग यहाँ पे, किसी ने इंक्वायरी नहीं करी। मैसेकर में तो 3000 लोग सर मार दिए। नीलगंज था सर, ये दिल्ली का जो सलीमगढ़ किला है, उनको रख करके इतना टॉर्चर इनको मारा है, अभी तक वहां लोग कहते हैं उनके भूत आते हैं आने वालों के, जिनको मारा पीटा गया, उनके उनके बेचारों के ह्यूमन राइट्स नहीं थे। तो ये वॉर क्राइम्स का मुद्दा ना, ऐसे मत बोले। और अजीब और गरीब क्या करते हैं, उठा उठा के यूरोप का प्रोपेगेंडा उठा के हमारे को चेप रहे बैठ करके, ऊपर से ये हमारे पीछे पड़ गए जो उर्दू हिंदी के चक्कर में। अरे भैया मेरे, 2022 में तुम बैठे हो, आपको ये पता ही नहीं कि 1945-42 में समय क्या था, सर्कमस्टेंसेस क्या थे। इवन सिकंदर हयात खान वाज नॉट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। उठा के बेमतलब पे जो है उलूल जुलूल बातें ना, पंजाब की कहीं बात की। और है, उत्तर प्रदेश के कोर्ट्स में भी उर्दू जो थी वो लिंगुआ फ्रैंका थी। आज भी जो आज भी है सर, आज की बात करो, आज जो बिल्कुल। मुंसिफी का एग्जाम होता है उत्तर प्रदेश में उसमें उर्दू का पेपर आता है। तो सर मुंसिफ कौन सा और संस्कृत का शब्द है? मेरे मेरे जो दादाजी थे, मेरे ग्रैंडफादर, वो एक छोटी सी स्टेट के दीवान थे, और द ओनली लैंग्वेज ही न्यू वाज उर्दू। यस। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ।